हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हमने फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, थर्मोडायनेमिक्स। और इस थर्मोडायनेमिक्स पर एक वीडियो लेक्चर हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिस वीडियो लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को डिफाइन किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी ध्यान से देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए सुझाव दिया जाता है कि चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा आज के वीडियो लेक्चर में, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ये डिफाइन है। इनमें जो फर्स्ट लॉ हम उसको आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका एविडेंसेस क्या है और उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है, इसको डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इट इज़ द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के नाम से ही जाना जाता है। और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है कि एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्टोर्ड, इट कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, यानी ऊर्जा को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ओके, ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी। ओके, तो इसके बिहाफ पर अब हम बात करेंगे इसका एविडेंसेस क्या है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है। एविडेंस क्या है इसके फेवर में कि अभी तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी जो संपूर्ण ऊर्जा को कार्य में बदल सके। यानी जितनी हम एनर्जी देंगे वो टोटल एनर्जी को वर्क में प्रोड्यूस कर सकते, ऐसी कोई भी अभी तक मशीन नहीं उपलब्ध है। समझ आ रही नहीं बात? तभी तो कहा एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी ऊर्जा को हम न तो उत्पन्न कर सकते न ही नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो इसका प्रमाण किस आधार पर मिलता है कि अभी तक कोई भी ऐसी मशीन उपलब्ध नहीं है जो संपूर्ण एनर्जी को कार्य में बदल सके। ओके, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरह से ड्राइव करेंगे, इसका डेरिवेशन इसके डेरिवेशन के लिए हम एक कर्व प्लॉट करते हैं। ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है। एक हम कर्व प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि एक कोई पोजीशन किसी सिस्टम की ए यहाँ पर है और ये यहाँ से ये पोजीशन बी में जाता है। तो इसके दो रास्ते, एक ये, इसको बोलते पाथ फर्स्ट और एक ये रास्ता, इसको बोलते पाथ सेकंड। क्लियर बात? ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जाने के लिए सिस्टम के लिए दो रास्ते हैं, एक तो ये पाथ फर्स्ट बोलेंगे और एक ये पाथ सेकंड। दो रास्तों से वो वहाँ तक जा सकता है। अब हम मानते हैं सिस्टम ए से बी जाने में जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो स्मॉल क्यू है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? स्मॉल क्यू। ए टू बी जाने के लिए सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है क्यू, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी लिख देते हैं, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बाय द सिस्टम इज स्मॉल क्यूब। क्लियर बात? तो जो ये जो एनर्जी होगी, अब ये किस फॉर्म में खर्च होगी? ये दो फॉर्म में खर्च होगी एनर्जी। ये क्यू एनर्जी दो फॉर्म में खर्च होगी, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट फॉर्म क्या होगी इसकी इंटरनल एनर्जी के चेंज होने में, ए टू बी चेंज होने में जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा डेल्टा ई, इसके फॉर्म में, डेल्टा ई के फॉर्म में। और वर्क डन, कितना कार्य करेगा सिस्टम, उस फॉर्म में खर्च होगी डब्ल्यू के रूप में। क्लियर बात? तो जो सिस्टम डेल्टा ई है यानी इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ई ए माइनस ई बी, यानी ए से
बी जाने में इसकी स्टेट में कितना चेंज आया, बी टू ए, सॉरी बी टू ए, ये इसका एनर्जी डिफरेंस होगा डेल्टा ई इजिकल टू ई बी माइनस ई ए। तो अब इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, तो क्यू इजिकल टू होगा हमारा, क्यू इजिकल टू होगा डेल्टा ई प्लस डब्लू यानी ये क्यू इस फॉर्म में खर्च होगा। ओके, और इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज को अगर हम इस साइड में लेकर जाए, डेल्टा ई इजिकल टू हो जाएगा क्यू माइनस डब्लू। तो ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा ई इजिकल टू क्यू माइनस डब्लू, दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, डेल्टा इजिकल टू क्यू माइनस डब्लू। ओके, इसको जरा नोट कर लेना। एक ये टर्म सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ई से। तो इंटरनल एनर्जी क्या है, बेसिकली ये किसी भी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटल एनर्जी का सम होगा। टोटल एनर्जी उसके अंदर, सपोज कोई सिस्टम ऐसे, कोई ये सिस्टम के अंदर ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की एनर्जी होगी। वो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, उन संपूर्ण एनर्जीज का सम, उसको बोलते हैं हम इंटरनल एनर्जी। बेसिकली इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ई इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर बात। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो सम होगा वो उसकी इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करेगा। इसको हम जूल में रिप्रेजेंट करते हैं और किलो जूल में। इंटरनल एनर्जी को जूल और किलो जूल में हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लासियस एक साइंटिस्ट थे, क्लासियस क्लेरेपॉन, उसने डिफाइन किया था कि हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, एवं इंटरनल एनर्जी चेंज को हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी किसी दो स्टेट में उनका जो डिफरेंस होगा, कोई दो स्टेट हो जैसे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी एक होगी और प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी एक होगी। उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इंटरनल एनर्जी चेंज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेपरेटली, इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू क्लासियस क्लेरेपॉन ने यही बात बताई थी कि हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इवन इंटरनल एनर्जी चेंज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई से। डेल्टा ई इक्वल टू होता है ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट, ये होगा ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट। अब इस केस में ध्यान रखना आप, यदि इफ ई आर ग्रेटर देन ई पी, ई आर ग्रेटर देन ई पी, देन डेल्टा ई की वैल्यू जो होगी वो होगी नेगेटिव। डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इस कंडीशन में जो एनर्जी होगी वो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और उस एनर्जी को बोलते हैं एक्जोथर्मिक या उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्जोथर्मिक प्रोसेस। मतलब यदि आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से अधिक है तो डेल्टा ई की वैल्यू होगी नेगेटिव। डेल्टा ई की वैल्यू यदि नेगेटिव है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ ई आर लेस देन ई पी, देन डेल्टा ई
इज इक्वल टू पॉजिटिव। यदि डेल्टा ई पॉजिटिव हो तो सिस्टम को एनर्जी और देनी पड़ेगी वर्क करने के लिए। यहाँ पर एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती है, यहाँ सिस्टम को और एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक इसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा छेपी, और इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी, छेपी का मतलब ऊष्मा जिसमें बाहर निकलती है, और ऊष्मा शोषी जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ओके, तो ये इंटरनल एनर्जी के बिहाफ पर हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और साथ ही एक चीज़ और जानकारी होनी चाहिए, जो इंटरनल एनर्जी है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटरनल एनर्जी इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव क्या होती है? जो क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, और इंटेंसिटी क्या होती है? जो क्वालिटी पर डिपेंड करती है। तो इंटरनल एनर्जी ये क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ना कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर बात? तो ये टोटल जो कंसेप्ट है ये रिलेटेड है इंटरनल एनर्जी से संबंधित। ओके, इसको ज़रा नोट कर लेना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स है ये एंथैल्पी। एंथैल्पी इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एच से। और एंथैल्पी इट इज़ ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट होती है, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब इसकी क्या डेफिनेशन होती है उसके विषय में हम बात करें। एंथैल्पी, एंथैल्पी को हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बिहाफ पर आसानी से समझ सकते हैं। एंथैल्पी H इज इक्वल टू होता है E प्लस PV। E प्लस PV, जहाँ E क्या है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, और PV क्या है? PV टोटल कलेक्टिवली इसको बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। ओके, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एंथैल्पी इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। क्लियर बात? एंड इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, अब एंथैल्पी को हम एंथैल्पी को हम सेपरेटली कैलकुलेट नहीं कर पाते। एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करते हैं, और जो एंथैल्पी चेंज होता है वो जो डेल्टा H होता है वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा H इज इक्वल टू होता है किसी भी रिएक्शंस के लिए H हमारा जो प्रोडक्ट होगा माइनस H हमारा होगा रिएक्टेंट। इस टाइप से एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू हुआ HP माइनस HR। HP ये क्या है? इसको लिखेंगे, इसको एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज इसको लिखेंगे एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इसको लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन ध्यान रखना। इफ HR एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, देन डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। देन डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। यदि डेल्टा H नेगेटिव होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए। देन रिएक्शन कैसी होगी? एक्जोथर्मिक होगी। एक्जोथर्मिक यानी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगी। कैसी होगी? ऊष्मा छेपी। क्लियर बात? ऑन द अदर हैंड इफ HR लेस देन HP, यानी प्रोडक्ट की एंथैल्पी का वैल्यू रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज़्यादा होगा, तो उस केस में क्या होगा? डेल्टा H की वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। डेल्टा H की पॉजिटिव होगी तो वो रिप्रेजेंट करेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर बात। तो ये कंसेप्ट है। आप एंथैल्पी को कैसे डिफाइन, एंथैल्पी इट इज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी एंड इट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेपरेटली एंथैल्पी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, एंथैल्पी चेंज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है एच पी माइनस आर, यानी प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। अब इनके लिए दो कंडीशन होते हैं। यदि प्रोडक्ट रिएक्टेंट की एंथैल्पी ग्रेटर देन प्रोडक्ट तो वो रिप्रेजेंट करेगा एक्जोथर्मिक के लिए, और इसका अपोजिट होता है यदि रिएक्टेंट की लेस देन एचपी तो वो रिप्रेजेंट करेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप एज इट इज नोट करना, ये काम आने वाली चीज़ होती है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एंथैल्पी चेंज को हम कैसे न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे। एच इज इक्वल टू है हमारे पास ई प्लस पी वी, ई प्लस पी वी। अब हम इसके लिए चेंज के लिए कैलकुलेट करेंगे एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ऑफ ई प्लस पी वी, ई प्लस पी वी। तो इस डेल्टा को हम अंदर डेल्टा पी वी दिस वन डेल्टा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हो गया हमारा डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। ओके, पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर डी पी इज इक्वल टू जीरो, डी पी इज इक्वल टू जीरो, देन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी चेंज को। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशनशिप फॉर एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। क्लियर बात। और सपोज अगर हम बात करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, देन डेल्टा एच इज इक्वल टू होगा डेल्टा ई, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो एंथैल्पी चेंज होगा वो इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होता है। ओके, और अब हम बात करते हैं कि इसको, इस एक्सप्रेशन को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कोरिलेट करने के बिहार पर कैसे हम इसको इसका उसके टर्म में एक्सप्रेशन देखते हैं। जरा इसको नोट कर लेना पहले एक बार ना। इस एंथैल्पी चेंज एक्सप्रेशन को हम आइडियल गैसेस इक्वेशन के बिहार पर किस प्रकार से कोरिलेट करेंगे देखते हैं। देखो आइडियल गैसेस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू आर टी के फॉर 1 मोल और फॉर n मोल पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। क्लियर बात। तो इस आइडियल गैसेस इक्वेशन के बिहाफ पर हम इसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म हम बात करेंगे। बात फॉर रिएक्टेंट पी वी आर इज इक्वल टू एन आर आर टी, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। और फॉर प्रोडक्ट पी वी पी एन पी आर टी। पी प्रेशर ये कांस्टेंट है पूरे प्रोसेस में, आर गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। चेंज केवल वॉल्यूम और कंसंट्रेशन में चेंज है। तो इसमें डिफरेंस निकाल लेंगे, प्रोडक्ट माइनस इसको हम फर्स्ट, इसको हम सेकंड ले लेंगे। तो सबस्ट्रैक्टिंग सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको प्राप्त होगा क्या, पी वी पी माइनस पी वी आर इजकल टू आर टी एन पी माइनस
RT/NR कॉमन ले लेंगे P, तो VP P कॉमन ले लेंगे, VP माइनस VR इजकल टू RT, इसको इस लिख दें NP माइनस NR इंटू RT, या इसको हम लिख सकते हैं P डेल्टा V इजकल टू डेल्टा N RT, यानी P डेल्टा V की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा N इंटू RT। और अभी हमने कैलकुलेट की है आपकी एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H इजिकल टू होगा डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो P डेल्टा V की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो डेल्टा H इजिकल टू आ जाएगा डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT। तो दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशनशिप फॉर एंथैल्पी चेंज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ओके, इस तरीके से हम ये एक्सप्रेशन, इसके आधार पर भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लेना और प्रॉपर नोट्स बनाना। इस फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं और इस फॉर्मूले बेस्ड भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो इसको नोट करोगे। यदि कोई बात समझ में आपको ना आई तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि ये वीडियो वास्तव में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई तो उसके लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। ओके, थैंक यू।